actually what exactly I have taken this subject today, that when there is a pandemic, okay, when there is a lockdown, and when there is a uncertainty of the life also, okay, and this COVID is also more serious to the elder person, okay. So because of that reason, I have made this program without going to the chartered accountant or without going to the lawyer और विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। ना आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना किसी एडवोकेट से जरूरत पड़ेगी, और ना ही किसी से कंसल्टेशन की। तो ये मैंने बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाया है जिससे कि आप अपने घर पे बैठकर ही इसको बिल को लिख सकते हैं, जिससे कि रिस्क फैक्टर खत्म हो जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, यदि कोई भी व्यक्ति अगर बिल नहीं लिखता है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके संतान को या जो भी उसके सर्वाइवर हैं, बेनिफिशियरी हैं प्रॉपर्टी के, उनको बहुत दिक्कत आती है कोर्ट में, उसमें डिस्प्यूट में भी और डिवाइडेशन में भी। तो मैं सभी से ये सलाह देता हूं कि अपने जीवन में, जैसे एक्चुअली मिस्टर राजेश ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आदमी डेथ बेड पे होता है तब बिल लिखे, सही बात नहीं है, ठीक है ना। एक नॉर्मल कंडीशन में जब साउंड माइंड हो, फ्रीली हो, क्योंकि बिल लिखने से मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी जिसको आप दे रहे हैं उस पर चली जाए, नो, उसका जो एग्जीक्यूशन होना है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन होना है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये मेरी सलाह है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल या इमूवेबल, किसी प्रकार की, चाहे उसकी अपनी व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, बुक्स है, रॉयल्टी है, शेयर्स हैं, या कहीं एग्रीकल्चर फील्ड है, उन सब की बिल करनी चाहिए, ठीक है, अपने नियर एंड डियर को। अगर आप नहीं करते हैं तो एक लिटिगेशन का फील्ड छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ओके। सो नाउ रिगार्डिंग दिस आई वांट एक्चुअली, आई थिंक Miss Deepti has provided for sharing the you can share the screen. So that actually I think, yes sir, I can see you are sharing your screen. Acha, okay, just started sharing the screen. Yes sir. It is going to display. Yes sir, no. It is displayed. Is it, this is visible? Acha, okay, very good. Now, our subject today is how to write the bill and how to take the probate in India. Okay, so that is my only. Achha. Now, when we came to attend this webinar, definitely we want to know why you need to execute the bill. I will let you know. Something I have already narrated. मैंने आपको कुछ बता भी दिया है. And who can execute the bill? बिल कौन कर सकता है? जो भी इंडियन सिटीजन है, यदि उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, वो अपनी बिल बना सकता है। आज का जो डिस्कशन होगा मैं अधिकतर हिंदू लॉ से रिलेटेड ही रखूंगा। अगर कोई हमारे अदर देन हिंदू हैं, वो भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन एंड पारसी। ओके, हाउ टू राइट योर बिल विदाउट असिस्टेंस ऑफ द एडवोकेट और डीड राइटर। डेफिनेटली है, एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसको जरूरत होती है कि मैं अपनी बिल कैसे बनाऊं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट भी आज दूंगा, सप्लाई करेंगे हम लोग, जिसको कि आप उसको पढ़कर अपना नाम जिसको देना है, उसके एड्रेस वगैरह क्या क्या डिटेल रखनी है, कैसे अटेस्टेशन होना है, वो सब उसमें हम बताएंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द बिल? बिल में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए जिससे कि बिल को चैलेंज ना किया जा सके कोर्ट में। वैलिड बिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल वैलिड नहीं होती है तो फिर प्रॉपर्टी एज पर द सक्सेशन एक्ट ही डिवाइड होगी, ठीक है ना। वेदर अनरजिस्टर्ड बिल इज टेनेबल अंडर द लॉ, ये भी हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अनरजिस्टर्ड बिल
लीगली वैलिड है या नहीं है, वेदर बिल कैन बी मॉडिफाइड, चेंज और नॉट। सपोज करो एक बार आपने बिल को बना दिया एंड फर्दर आपने हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, या किसी का नाम चेंज करना हो, या शेयर चेंज करना हो, या आपने कभी बिल बनाई लेकिन उसमें कुछ एरर आ गई, तो दैट इज कॉल्ड कोडोसिल, आपको बनाना पड़ेगा। तो कोडोसिल बनाने के लिए आपको दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई और चेंज करना है, ठीक है ना। वेदर बिल कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, आप किसी भी प्रॉपर्टी की कोई भी बिल बना सकते हैं। इवन अगर आपने अपनी बुक्स लिखी हैं और उनकी रॉयल्टी भी आती रहेगी तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, या आपके गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स हैं, या कोई आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत है बट उसको आप देना चाहते हैं अपने नियर एंड डियर को। तो बेसिकली दीज आर द ओनली क्वेश्चंस on which I am going to cover the bill. Now, what is the bill? बिल क्या है? बिल है एज, देखिए, इंडिया हैज ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ सक्सेशन लॉ, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, एंड क्रिश्चियंस के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो बिल का है वो हमारा 1925 में गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन हिंदू को स्पेशल कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बिल का प्रोविजन जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में लिखा गया है, ठीक है ना। अब होता क्या है, बिल, ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट किस किस पे लागू होगा? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड पारसी एंड क्रिश्चियन, बट नॉट टू मोमडन्स as they are already covered by the Muslim personal law. Okay, तो except Muslim ये जो बिल है उसके प्रोविजन लागू होंगे। अब बिल जिस समय हम लिखते हैं या उनको चैलेंज करते हैं या उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कौन कौन से लॉ हमको पढ़ने चाहिए? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। आज आप ये देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, अब से लगभग 100 साल पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट लिखा गया है जो कि आज भी उसके सारे प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है ना। हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है ना, कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है जब ट्रांसफर होती है तो उस पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लागू होता है। और उस एक्ट में ये भी प्रावधान है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी कितनी दी जा सकती है पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत। अब बिल है क्या? देखिए, जो डिफाइन है अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, इट मींस इट इज ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ टेस्टाटेटर विद रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी व्हिच इज डिजायर्ड टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। मींस कोई भी व्यक्ति जो बिल बनाता है, एक ये लीगल डिक्लेरेशन है, कानूनी, एक कानूनी पत्र है जिसको भारत सरकार या सारी कोर्ट में मान्य है, ठीक है ना। तो इन सिंपल वर्ड इट इज ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टाटेटर, मींस जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करे, किन किन को कितना कितना शेयर दे, वो एक डिक्लेरेशन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बिल, ठीक है। In simple word, will is a document through which a deceased person disposed of his property without any pressure and free will. Okay, a person who dies after a bill is said to be a disaster to the family. ये मेरा सभी से सलाह है कि बिल जरूर बनानी चाहिए। अगर आप बिल नहीं बनाते हैं तो आप बच्चों को एक प्रॉब्लम देके जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हमारे हिंदुस्तान में इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रेट हर जगह ही काफी बड़े हुए हैं, तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कोर्ट में। अब क्या है, देखिए कुछ शब्द हैं जैसे टेस्टाटेटर एंड बेनिफिशियरी। टेस्टाटेटर जो होता है जो बिल करता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टाटेटर या लीगेटर। ओके, टेस्टाटेटर या द पर्सन हु मेक्स द बिल, जो बिल बनाता है उसको या तो टेस्टाटेटर कह सकते हैं या लीगेटर। ओके,
beneficiary are legatee. Okay, the person who inherits property under a bill, or in simple word, the person who enjoy the benefit of the bill. So these are the word, legal word. अब ये थोड़ा सा दिक्कतदायी है. If person die without a bill, it is called dying intestate. और उनकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी? सक्सेशन के थ्रू. तो ईच स्टेट हैज डेजिग्नेटेड बाय स्टैट्यूट और स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ हाउ योर प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ. अगर कोई भी बगैर बिल के डेथ हो जाती है तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उसके तहत उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. तो दिस में लीव इश्यू फॉर योर वाइफ के लिए, फैमिली मेंबर के, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर असेट आर हेल्ड टू बी शेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. एग्जीक्यूटर एक्चुअली ऐसा होता है, जब हम बिल बनाते हैं तो लास्ट में एक्चुअली आफ्टर दैट है हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द बिल. तो आप एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं अपने बिल में कि मेरी डेथ के बाद मिस्टर एस के गुप्ता एडवोकेट हैं, ये बेसिकली बिल को बताएंगे कि उस बिल में मेरी प्रॉपर्टी को किस किस को हिस्सा दिया गया है, या डॉक्टर ढलोकिया साहब को अपॉइंट करते हैं या किसी अपने नियर एंड डियर को. ठीक है ना. बट जिसको भी अपॉइंट किया जाए, मेरी सलाह है कि वो कम से कम यंग होना चाहिए. ठीक है ना. क्योंकि डेफिनेटली अगर सपोज करो किसी एल्डर को किया और उससे पहले उसी की डेथ हो गई तो आपको बिल फिर चेंज करना पड़ेगा, या फिर डेफिनेटली है कोर्ट के द्वारा एक नया एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इसमें कैसे एग्जीक्यूट की जानी चाहिए वो पढ़ के सुनाएगा, सबको बिल देगा, और अगर हो सकता है तो वो कोर्ट में भी फाइल करके प्रोवेट लेगा. ओके. तो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड, it is needed and it is also not needed. ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि देखिए जब हम बिल बनाते हैं तो उसमें दो विटनेस की जरूरी है. देखिए सबसे पहले तो टेस्टाटेटर या जिसकी प्रॉपर्टी है उसका अपना नाम लिखा जाएगा. नाम में क्या है? नेम, फादर्स नेम, एज विद इन ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ. ओके. देन आधार कार्ड नंबर. आज की डेट में मैं सभी अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूं कि आप नाम के आगे आधार कार्ड नंबर जरूर लिखें, क्योंकि एक वो आइडेंटिफिकेशन होता है आदमी का, और जो आधार कार्ड में नाम होता है वही नाम को टेस्टाटेटर को या जिसकी प्रॉपर्टी का उसको लिखना चाहिए. या जो प्रॉपर्टी में नाम है यदि उसमें कुछ चेंज हुआ है तो उसको मेंशन भी करना चाहिए बिल में कि पहले मेरा नाम ये था, अब हमने ये चेंज किया है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है? कम से कम इसमें लिखा है एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए जो कि आपकी बिल को ये अटेस्ट करें, ये साक्ष्य दें कोर्ट में कि बेनिफिशियरी जो लिखी गई हैं उसके बारे में जानकारी ना हो. कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड किया है कि बिल के कंटेंट्स को जानना जरूरी नहीं है. गवाह के लिए केवल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जज के द्वारा कि भाई ये बिल आपके सामने सिग्नेचर हुए थे या नहीं हुए थे. तो वो बताता है हाँ यस टेस्टाटेटर ने मेरे सामने ये सिग्नेचर किए हैं. ठीक है ना. और दोनों जो विटनेस होते हैं वो भी इसी तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में. ठीक है. लेकिन इसमें एटलीस्ट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं विटनेस, 4 भी हो सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब ए बेनिफिशियरी कैन नेवर बी ए विटनेस. अब बेनिफिशियरीज क्या होते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो बेसिकली उनको मैं विटनेस नहीं बना सकता. ठीक है ना. जो बेनिफिशियरी है उनको विटनेस मत बनाइए. मेरा सीधा सा आपको एडवाइस है कि जो नॉन फैमिली मेंबर हैं उनको ही आप विटनेस बनाइए. लेकिन विटनेस में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बनाएं तो थोड़ा सा यंग होने चाहिए. ओके. क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ द विटनेस आफ्टर द डेथ के बारे में किसी को पता तो नहीं है, लेकिन एक आप एज्यूम जरूर कर सकते हैं. ठीक है.
दूसरा यह है कि जिस समय विटनेस सिग्नेचर करता है, ठीक है, तो उसका आधार कार्ड नंबर जरूर उस पर लिखवाइए बिल पर, साथ में सिग्नेचर लीजिए और उसका एड्रेस भी जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि जिस समय बिल बनाई जाती है, तो अगर आपको रजिस्टर्ड नहीं करानी है या आपका इंटेंशन नहीं है या ऐसी परिस्थिति है कि अभी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जिस समय बिल में साइन टेस्टाटेटर कर रहा है उसकी आप वीडियोग्राफी कर लें, आप अपने मोबाइल से उसको पूरा चित्र बना लें कि उसने अपने सामने साइन किए, ठीक है ना, उसमें जो विटनेस हैं वो भी साइन करें, उनका भी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टेस्टाटेटर है उसमें एक्चुअली हमारे प्रोविजन में ये है कि एडल्ट मतलब मेजर होना चाहिए, मेजर मीन्स 18 साल से ज्यादा, और साउंड माइंड में उसकी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर ही चैलेंज होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरी सलाह है कि आज सबके पास मोबाइल है, जिस समय आप अपने किसी एल्डर से या किसी से भी बिल लिखवाते हैं, आप उसकी वीडियोग्राफी कर लीजिए और वीडियोग्राफी प्रिजर्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये है। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बिल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन हु इज नॉट ए माइनर, माइनर मींस लेस देन 80 माइनर माना जाता है हमारे कानून में, और मोर देन 80 या मोर देन 18 जो है मेजर माना जाता है। साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज करो उसको कोई पैरालिसिस है या कोई प्रॉब्लम है मेडिकल, तो मेरी सलाह है कि उसमें एक डॉक्टर को जरूर विटनेस बनाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर को विटनेस बनाते हैं एज अटेस्टेशन विटनेस, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कोर्ट में उसको चैलेंज करना, क्योंकि ही इज एक्सपर्ट ऑन दैट मेडिकल साइंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि अगर हो सके तो दूसरा विटनेस आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बना सकते हो, किसी एडवोकेट को भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आप अगर अटेस्टेशन ऑफ बिल कराएंगे तो चैलेंज के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि बस एक ही बात में चैलेंज हो सकती है कि बेसिकली विच इज द लेटेस्ट बिल, क्योंकि हमारे बिल में एक बहुत ज्यादा ये प्रोविजन है कि जो लेटेस्ट बिल है वो एप्लीकेबल होगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। पर्सन अगर कोई जैसे सपोज करो गूंगा है या ब्लाइंड है तो वो भी बिल कर सकता है, लेकिन वो बिल करने के लिए उसमें फिर एक पर्सन जैसे लाइक एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर का होना जरूरी है। क्यों? वो ये पढ़ के सुनाएगा डॉक्टर, सॉरी एडवोकेट, कि इसमें इस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है और ये, और फिर वो अपने साइन भी करेगा एडवोकेट कि मैंने इस बिल के कंटेंट्स को बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है साइन किए हैं, ठीक है। लेकिन ब्लाइंड आदमी कभी अटेस्टेशन की बिल नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। A person who is ordinary in sense may take a bill during an interval in which he or she is a sound mind. No person can make a bill while he or she is in such a state of mind, whether arising from intoxication or from illness or from any other cause. Like जैसे आपने देखा कि भैया बिल बनाए, एडवोकेट साहब के पास पहुंचे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या अपने मित्र के पास जिसको बिल कराना, उससे पहले एक्चुअली आपने यदि कोई भी एक दो पैग ले लिए, ड्रिंक ले लिए, ठीक है ना, और ये एविडेंस में आ गया एट द टाइम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो वो बिल नल एंड वाइड मानी जाएगी। तो इसलिए सबसे मेन कंडीशन बिल की ये है कि जो बिल करता है, जो बिल को साइन करना है, वो 18 से ज्यादा का हो और स्वस्थ माइंड का हो, किसी प्रकार का कोई मस्तिष्क पर प्रेशर ना हो, किसी प्रकार का कोई किसी परिवार वाले का दबाव ना हो, ठीक है। अब क्या है होलोग्राम बिल, एज फार एज माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट यदि बिल करता इंग्लिश अच्छी है,
हिंदी अच्छी है या कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो अच्छी है और वो अगर अपने हाथ से बिल लिखता है तो वो कोर्ट में सबसे ज्यादा मान्य मानी जाती है, क्योंकि जब अपने हाथ से लिखेगा तो एज उसकी रिफ्लेक्ट होगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से कि वेदर ही इज ए मेजर और माइनर। अब जहां तक वो लिखता है, लिखने के बाद तो 100% ये है कि साउंड माइंड का है, तभी उसने अपने हैंडराइटिंग से लिखा है, तो दैट इज कॉल्ड होलोग्राफ बिल। तो मेरा अधिकतर यदि वो लिख सकते हैं तो अपने हाथ से लिखें। अब जैसे डॉक्टर साहब ने अपने स्पीच में इनिशियल स्टेज में बताया था कि कोई बहुत बड़ी नहीं है कि बहुत बड़ी आप बिल लिखें डिटेल में, नहीं, केवल आप अपना नाम, फादर्स नेम लिख के और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल हो वो आइडेंटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेंशन है, जैसे फ्लैट नंबर, किस अपार्टमेंट में है, किस हाउसिंग सोसाइटी में है, ठीक है ना, किस जगह सिचुएटेड है, वो टोटल उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल लिखनी पड़ेगी। या कोई एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसमें खसरा, खतौनी, जो भी उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का वो आपको उसमें दर्ज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अपने हाथ से लिख, और नीचे अगर वो ये लिखता है अपने हाथ से कि ये मैं तमाम प्रॉपर्टी अपने पत्नी या अपने बच्चे को इस प्रकार से देना चाहता हूं, उसके बाद साइन कर देता है और दो के साइन कर देता है। एक मैं बीच में आपको बताता हूं, अगर टेस्टाटेटर की सिग्नेचर के अलावा यदि आप उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लें तो ये 100% आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स आज की डेट में हमारे आधार कार्ड डाटा में भी अवेलेबल हैं, तो वहां से भी वो वेरीफाई हो जाते हैं। तो आप चाहे तो पांचों उंगलियों के भी ले सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट का, डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल एंड मेल के हिसाब से अंगूठा भी लगवा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जो पर्सन बगैर बिल के अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया तो वो एक्चुअली बेसिकली दैट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर द फैमिली। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बिल किसी भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, मतलब आप चाहे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज में, महाराष्ट्रियन, किसी भी लैंग्वेज में लिखें। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टाम्प पेपर हो, लेकिन अगर आपको रजिस्टर्ड नहीं करानी है तो मेरा आपको सजेशन ये है कि कम से कम एक स्टाम्प पेपर 50 रुपीज का या 100 रुपीज का ले लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, साथ में किस डेट को वो खरीदा गया है, ठीक है ना। तो उससे कम से कम ये तो सत्यता आती है कोर्ट में, ठीक है। अदरवाइज ऐसा लॉ में प्रोविजन नहीं है कि स्टाम्प पेपर पे ही लिखा जाए, आप सिंपल पेपर पे भी बिल को लिख सकते हैं। बिल मस्ट बी साइन बाय द टेस्टाटेटर, अपना टेस्टाटेटर अपना साइन करेगा, साथ में अगर हो सके तो अंगूठा भी लगवाइए, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, तो दैट एक्चुअली जेन्युइननेस क्रिएट हो जाती है, ओके। और उसके सिग्नेचर एंड अंगूठे कौन अटेस्ट करेगा, कम से कम 2 विटनेस, जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, जैन, all governed by the Indian Succession Act, okay, and Muslim are not governed by the Indian Succession Act 1925, they are governed by the Muslim personal law और द शरीयत लॉ, उनका अलग है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस शरीयत लॉ 1937 से पहले, 1937 से पहले हमारे जो मॉमनर्स थे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से ही कवर होते थे और वो बिल लिख लेते थे, लेकिन जब ये शरीयत लॉ बने हैं उसके बाद जो है इनके लॉ अलग हो गए, ठीक है ना। सुन्नी के अलग हैं, सिया के अलग हैं, एक खोजा जाति भी है मॉमनन्स में। खोजा जाति में आज की डेट में भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है, ठीक है। मुस्लिम कैन 1/3 का मतलब यह है एक्चुअली, जैसे हम हिंदू में क्या है कि हम बिल्कुल 100% अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बिल में दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे राजेश जी ने अपने लेक्चर में बताया था कि 2005 में हमारे एक नया लॉ आ गया है कि नाउ फीमेल either married or unmarried they are also entitled for the self acquired property, not the
पेरेंटल प्रॉपर्टी बट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि मोमडन्स में 1/3 ही वो बिल में दे सकता है, ठीक है। और हिंदू में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट जो है अपनी 100% प्रॉपर्टी चाहे वो अपनी वाइफ को दे सकते हैं 100%, चाहे 2 लड़के हैं तो एक को दे सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइडेशन का मतलब ये नहीं है कि वो 33% करें, जैसा उनकी इच्छा हो बिलकर्ता की, ठीक है ना। अच्छा, अब इंडियन सक्सेशन एक्ट रिकॉग्नाइज 2 टाइप ऑफ बिल, प्रिविलेज बिल एंड अनप्रिविलेज। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी बिल है, ठीक है ना। देखिए, प्रिविलेज बिल कौन है? द बिल कैन बी रिटन होनली बाय द टेस्टेटर व्हिच इज ऑन हैंड. In such case, and the bill is handwritten, it is not to be signed or attested. If a soldier or the airman or the marine has given written or verbal instruction for preparation of a bill, but has died before it could be prepared and executed, it would still be considered to a valid bill. Means privilege bill वो होती है जैसे हमारे कुछ फौजी भाई फील्ड में रहते हैं, तो वहां एक्चुअली वह वर्बल तरीके से भी बिल कर सकते हैं, अपने किसी साथी को बता सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा आज की डेट में बताता हूं कि हमारे सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज देकर अपनी फैमिली को कि इन माय टोटल प्रॉपर्टी विल बी ऑन बाय दिस बाय दिस बिल, ठीक है ना। तो दैट इज विल बी ट्रीटेड एज ए प्रिविलेज बिल। और वह मरने से पहले या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज पोस्टिंग इन आर्मी अपने साथी से भी कह सकता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरी मिसेस को मिलनी चाहिए या मेरे बच्चे को इतनी परसेंटेज मिलनी चाहिए। उसमें अटेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो जो वर्बल बिल है उसके कहने पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अनप्रिविलेज बिल कौन सी है? बिल क्रिएटेड बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए सोल्जर एम्प्लॉयड इन एक्सपीडिशन और एंगेज इन एक्चुअल वारफेयर and marine at sea is known and unprivileged. तो ये दोनों में बिल में इतना अंतर है। अच्छा, लिविंग बिल क्या है? A living will is a legal document detailing a person's desires regarding future medical treatment and individual does or does not want in the event when he or she become too ill to communicate his or her wishes. This is also known as a advance directive. So that is called a living bill. तो ये भी एक पावर दी गई है अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ कि ही कैन आल्सो एग्जीक्यूट द लिविंग बिल। जैसे सपोज बहुत ज्यादा बीमार है कि मेरा इतना पैसा इस किराए से आएगा तो आप इसमें खर्च करें, फ्यूनरल में इतना खर्च करें, लाइक दैट इंस्ट्रक्शन बिल में लिखी जा सकती है। इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी राजेश जी ने तो बहुत अच्छी बात कही थी अपने ओपनिंग की, बिल का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूं यदि आपके पास टाइम है और तो रजिस्ट्रेशन बिल इज द वेरी गुड डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। रीजन बीइंग, क्योंकि इसलिए भी मैं इसमें एक उनको सपोर्ट करना चाहता हूं रजिस्टर्ड बिल में। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने बिल बना ली, अब 1 साल 2 साल 3 साल मैं बिल ही रख के भूल गया, ठीक है ना, फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो एक्चुअली यदि मैं अनरजिस्टर्ड बिल बनाता हूं तो उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन भी हो फैमिली को कि मेरी बनाई हुई बिल यहाँ रखी हुई है। अब जैसे राजेश जी ने कहा था कि रजिस्टर्ड होने में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन है तो फैमिली को मालूम होता है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब किसी कोर्ट में अपने गवाहों को लेके जाते हैं पर्टिकुलर डे, तो उस दिन सब फैमिली को ये याद रहता है कि आज हमारे एल्डर ने, आज हमारे बाबा ने, आज हमारे फादर ने हमारे कोर्ट में हमको बिल का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो यदि चांस की बात है अगर बिल गुम भी हो जाती है तो आप उसमें डुप्लीकेट बिल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से निकलवा सकते हो। दूसरा ये भी है कि रजिस्ट्रेशन का जो बिल, जब बिल रजिस्टर्ड होती है तो उसमें डिस्प्यूट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल इज द परफेक्ट डॉक्यूमेंट। However, a registered bill has a greater authenticity than a non-registered bill, ठीक है। सभी लोग मानते हैं, जहां जितने भी चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे राजेश जी हों, या जनरल जिसको अवेयरनेस है
वो यही कहेगा कि भाई बिल रजिस्टर्ड करा लो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है तो हमारे कानून में ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड बिल एप्लीकेबल नहीं है। नो, इट इज नॉट लाइक। If testator gets it registered personally, it proves that the genuineness of the bill and considerably reduce the ground on which it can be contested in the court. बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है ना। बस केवल चांस होगा तो लेटेस्ट बिल का होगा, या कोई उसने कोडोसिल बना दिया है। अब इसमें एक दिक्कत आ सकती है, एक रजिस्टर्ड बिल है और एक अनरजिस्टर्ड है बिल, लेकिन हमारा लॉ ये कहता है कि लेटेस्ट बिल प्रिवेल, ठीक है ना। तो उसमें डिस्प्यूट भी हो सकता है कि जो लेटेस्ट बिल है वो अनरजिस्टर्ड है और जो एक बिल है वो रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी रजिस्टर्ड बिल की एक अपनी अहमियत है कोर्ट में, ठीक है ना। देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर्ड ए बिल। हम रिपीटेडली बता रहे हैं, सभी और भी स्पीकर ने बताया है आपको, रजिस्ट्रेशन बिल जरूरी नहीं है। इट इज ऑप्शनल एंड डज नॉट इवन नीड टू बी रिटेन ऑन ए स्टाम्प पेपर आर टू बी नोटराइज, ओके। लेकिन एक मेरा इसमें एक सुझाव है, क्योंकि ये तो लीगल पोजीशन ऑफ लॉ है, स्टाम्प पेपर पे कोई जरूरी नहीं है और ये कोई भी जरूरी नोटराइज नहीं है। अब इसमें एक आता है ऑप्शन, एक है सिंपल पेपर पर बिल, एक है स्टाम्प पेपर पर, और तीसरी कंडीशन ये है कि हमने किसी नोटरी के पास गए और उसके सामने सिग्नेचर किए, टेस्टाटेटर ने और अटेस्टेशन ने, एंड थर्ड विटनेस नोटरी वाला भी हो गया, उसने भी अपना एंट्री किया। वो नोटरी वाला जब अटेस्टेशन करता है तो वो एक गवर्नमेंट के द्वारा हुआ रजिस्टर दिया जाता है, उसमें भी एंटर करता है। तो यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो कम से कम जो है नोटराइजेशन जरूर कराना चाहिए। अगर आप स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं और नोटरी से करा लेते हैं वो भी वैलिड बिल है, ठीक है। अब मेकिंग ए बिल इंपॉर्टेंट भाई, हम रिपीटेडली बता रहे हैं, अदर स्पीकर्स ने भी बताया है, जो ऑनरेबल गेस्ट आए थे उन्होंने भी सजेशन दिए हैं कि प्रॉपर्टी इज शेयर बेस्ड ऑन योर डिसीजन। अभी क्या है कि आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी को अमंग द मेंबर एंड नॉन फैमिली मेंबर आल्सो, कभी कभी ऐसे भी केस आए हैं कि बहुत मेरे मतलब कि जैसे अभी बिरला का केस बताया था, उसमें क्या था, उनके कोई भी संतान नहीं थी, ठीक है ना। संतान ना होने की वजह से उन्होंने अदर बिरला फैमिली में प्रॉपर्टी नहीं दी और अपना एक चार्टर्ड अकाउंट था मिस्टर लोडा, उनको प्रॉपर्टी बिल में दे दी, जबकि वो बिल बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवेट, कलकत्ता ने प्रोवेट दे दिया था, उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट आल्सो अपहेल्ड, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी आप नॉन फैमिली मेंबर को नहीं दे सकते, लेकिन केवल बिल के द्वारा ही नॉन फैमिली मेंबर को आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, जो हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 है उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर आपने बिल नहीं की है तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा फैमिली में। तो आप एक्चुअली अगर वास्तव में अपनी फैमिली को एक गिफ्ट देना चाहते हो शांति प्रिय का, तो आपको विल करनी चाहिए, अदरवाइज उनमें आपस में बहुत झगड़ा रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। और एक मैं आपको बता दूं, जब भी कोर्ट में आप जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है डिस्प्यूट में, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों कोर्ट डिपेंड्स करेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और जो लिटिगेशन जिसने किया है वो कहां तक जा सकता है। लेकिन ये मान के चलें 50% प्रॉपर्टी की कॉस्ट वकील साहब के पास आ जाएगी यदि किसी लिविंग पर्सन ने बिल नहीं बनाया, और हो सकता है कुछ कॉस्ट आपको पुलिस को भी देनी पड़े, ठीक है। बिल बनाना बहुत ही परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, आपके संतान को बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रांसफर करा सकते हैं प्रॉपर्टी विदाउट गोइंग इनटू डिस्प्यूट टू द एडवोकेट। क्योंकि एक मैं आपको बताऊंगा कि बिल एग्जीक्यूट कैसे होती है लीगली, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। ऑल असेट्स रिवेल्ड
आपके जितने भी असेट्स हैं वो आप खोलिए, और बिल में आप अपने फैमिली के मेंबर भी खोल सकते हैं। जैसे मिसेस, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, उनके नाम लिखिए, और उनमें अगर आप दोनों लड़कों में से एक अपने लड़के को जो आपके साथ रहता है तो उसमें रीजन लिख के आप ये दे सकते हो, क्योंकि फला फला लड़का मेरी सेवा करता है और इसलिए मैं इस एक्स लड़के को देना चाहता हूँ, वाई लड़का यहाँ नहीं रहता है, ना ही वो मेरी सेवा करता है, मैं नहीं दे सकता। तो उससे क्या हो गया, वो डिस्प्यूट नहीं उठा सकता, क्योंकि जो बिल करता है, टेस्टाटेटर है, वो अपने जीवन में ये स्टेटमेंट देके गया है, ठीक है ना। तो अपने सारे फैमिली मेंबर के उसमें आप लिख सकते हैं, तो उसमें डिस्प्यूट नहीं आएगा। चैरिटी और बिजनेस लेगेसी, अगर मान लो आप अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, आप किसी ओल्ड एज होम को देना चाहते हैं, मंदिर को देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी, अगर आपके पास कोई एफडी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, वो भी आप दे सकते हैं। तो बिल से जो है आप अपना बच्चों का जीवन शांत प्रिय बना सकते हैं, ठीक है। मेकिंग ए बिल इंपॉर्टेंट, वाई हम रिपीटेडली कह रहे हैं, सभी स्पीकर ने इस बात को माना है कि बिल प्रॉपर्टी की करनी चाहिए। इफ ए पर्सन डाई विदाउट एग्जीक्यूटिंग द बिल, then there is a law of inheritance which directs how the disease assets are to be distributed, and when this is happened, law chooses your beneficiary, administration of the estate, and the guardian of your minor children divides the money property amongst the heirs, often contrary to your intention, which has not been expressed. There may be a case where both the parents may die in some direct accident. Okay. If in such circumstances no guardian has been appointed, the court may appoint one who would not be your first choice. Okay. In order to avoid this choice of guardians, if your minor child or children, you can name your choice in your will to act as a guardian. Okay. सपोज करो आप जब बिल बनाते हैं वो माइनर है, तो उसको गार्जियन भी बनाना, तो लाइक दैट एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि यदि आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, आप अगर अच्छी तरीके से बिल बनवाना चाहते हैं, तो बेहतर है किसी की लीगल एक्सपर्ट से मिलें और उसकी जो भी रीजनेबल फीस है आप दे दीजिए। तो क्या है कि वो प्रॉपर एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ बना के आपकी बिल बना के या रजिस्टर्ड करा के या नोटराइज करा के दे देंगे, ठीक है। अब क्या क्या आपको टेक केयर करना है, वाइल मैंने वैसे अपने स्पीच में बताया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखिए, नाम जो है फुल नेम, ठीक है, शुड मैच इन दोज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड और द पैन कार्ड, उससे मैच करना चाहिए जो भी बिल करता है, ठीक है ना। अच्छा, every page of the bill should be signed by the testator and witness, हर एक पेज पे साइन होनी चाहिए। एक टेस्टाटेटर जो बिल करता है और एक गवाह है, साइन करना चाहिए। एनी करेक्शन शुड आल्सो बी काउंटर साइंड बाय द टेस्टाटेटर। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर कोई भी करेक्शन होता है उसमें टाइपिंग का, तो उसको दोबारा से प्रिंट ले जाए, करेक्शन न किया जाए तो अच्छा है, अदरवाइज वो कभी डिस्प्यूट में पड़ सकता है करेक्शन, ठीक है। सिग्नेचर शुड बी आइडियली मैच दोज इन रिसेंट वैलिड डॉक्यूमेंट। जैसे सपोज करो आपके बैंक में सिग्नेचर है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ये चैलेंज होता है कि सब ये सिग्नेचर टैली नहीं कर रहे हैं, देखिए बैंक में है ही नहीं सिग्नेचर, या फला डॉक्यूमेंट पे गए थे उनसे मिलते नहीं है सिग्नेचर, ठीक है ना। तो जो हमारे लेटेस्ट सिग्नेचर है उन्हीं को किया जाए, ठीक है ना। कम से कम एटलीस्ट बैंक के जो एक थर्ड पार्टी है उसके सिग्नेचर से मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर सिग्नेचर का भी दिक्कत है, तो मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप उसके थंब लेफ्ट एंड राइट डिपेंडिंग अपॉन द मेल एंड फीमेल जरूर लगवा लीजिए, ठीक है ना, थंब इंप्रेशन। अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल लीगल टर्म्स, ओके, बहुत सिंपल शब्द होने चाहिए, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। कंडीशनल बिल को भी नॉर्मली हम लोग सलाह देते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। कंडीशनल ये तो हो सकता है कि जैसे आपने अपनी पत्नी को दिया और आपने बोला कि आफ्टर द डेथ ऑफ माय पत्नी माय चाइल्ड विल बी लायबल, ये तो हो सकती है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं हो
कि ये अगर ये कर देगा तभी ये बिल लागू होगी, जो कि लीगल एक्शन नहीं है, ठीक है ना। डू नॉट मेक द बेनिफिट्स एज ए विटनेस, मैंने आपको रिपीटेडली बताया, जैसे आपको बिल बनाया, आपने अपने बच्चों को ही उसमें विटनेस बना लिया तो वो चैलेंज हो सकती है, ठीक है ना। इट इज प्रेफरेबली टू गो विथ हैंड राइटिंग बिल, अपने हाथ से लिखें, ठीक है ना, एज देयर इज नो ऑथेंटिक, फिर तो कोई उसको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बिल करें आप वीडियोग्राफ कर लें, क्योंकि आज की डेट में अगर आप रजिस्टर्ड बिल कराते हैं तो वहां तो वीडियोग्राफी होती है आज की डेट में, ठीक है ना। लेकिन यदि आप नॉन रजिस्टर्ड है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसका वीडियो बनवा लीजिए, ठीक है ना। सबके पास मोबाइल है, कैमरे हैं, सब करके और आप उसको प्रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। मेक श्योर दैट यू हैव ए टू विटनेस, इंपॉर्टेंटली दे शुड साइन द बिल in your presence and witness you making and signing the bill in their presence. It is advisable to have a doctor's certificate vouchering for the testator sound mind. मैंने अपने स्पीच में भी आपको बताया था कि यदि आप ये समझते हैं उसकी एज, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आज अगर मैं साइन करता हूं कोई बिल टुडे, तो मेरा साउंडनेस तो इसलिए कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है कि एज ए बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए डॉक्टर, मैं आज के बाद दसियों मैंने सिग्नेचर किए हैं, सोच समझ के किए हैं, ठीक है ना, साउंड माइंड का मैं कहलाऊंगा। तो इसलिए अगर उसमें एक डॉक्टर हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या एक एडवोकेट एज ए विटनेस हो सकता है, तो बहुत परफेक्ट है, कोर्ट में फिर चैलेंज होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद एक मैं सब्जेक्ट पे और आपको अभी कवर करना चाहता हूं, व्हाट इज द प्रोवेट। दिस इज द प्रोवेट। प्रोवेट क्या है, देखिए सबसे पहले मैं एक और बहुत प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहता हूं कि यदि आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में भी है, आपकी प्रॉपर्टी कलकत्ता में भी है, आपकी प्रॉपर्टी दुबई में भी है, आपकी प्रॉपर्टी अमेरिका में भी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा, जस्ट टू अवॉइड लिटिगेशन, आ जाता है कभी कभी, तो हर एक प्रॉपर्टी का जो जैसे दिल्ली में है उसका एक अलग बिल बनाइए, बॉम्बे में है उसका एक अलग बिल बनाइए, और दुबई में है तो उसका एक अलग बिल आपको बनाना पड़ेगा। मेरा सजेशन है कि एक ही बिल में टोटल प्रॉपर्टी मत लिखिए, ठीक है ना, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अब कभी कभी गवर्नमेंट या जहां आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने जाते हैं वो कहते हैं आप प्रोवेट लाइए, ठीक है ना। तो आपको प्रोवेट अगर डिफरेंट स्टेट में होगी आपकी प्रॉपर्टी, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लीगल प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अलग अलग बिल अलग अलग प्रॉपर्टी की जरूर बनाए, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रोवेट क्या लेना है, प्रोवेट एक्चुअली इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कोर्ट confirming that this bill is legal and the property can be transferred, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड बिल। बिल जो है प्रोवेट लेने के बाद जो है आप कंसर्न डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जा सकते हैं, सोसाइटी में जा सकते हैं, या जहां भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वहां जाके आप करा सकते हैं, या शेयर ट्रांसफर कराने हैं या बैंक में कराना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोवेट, ठीक है ना। अच्छा, अब वाइल फाइलिंग ए प्रोवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब भी आप बिल फाइल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट करेंगे, पहले तो आप ये देखिए, ये आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 276, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी द मैटर मे गो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज और द हाई कोर्ट, क्योंकि ये लॉ हर एक स्टेट के अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब क्या क्या लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल बिल जो लास्ट है वो आपको ओरिजिनल कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी आप मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो विटनेस होंगे जो अटेस्टेशन के, और उसके बाद आपको प्रोवेट मिल जाएगा। अब जब प्रोवेट मिलता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेड में नीचे पढ़िए, व्हाइल फाइलिंग ए प्रोवेट अंडर सेक्शन 276 अलोंग विद द ओरिजिनल बिल एंड अदर डॉक्यूमेंट, बट आफ्टर द जजमेंट, जब जजमेंट हो जाता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑल विल बी केप्ट बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और द हाई कोर्ट, ठीक है।
तो वो वहीं पर मौजूद रहेंगे, लेकिन on the direction of making a application, it is totally depending upon the judge whether he is going to give a original bill or not, because on the basis of the probate which is given by the court, the property can be transferred. Okay, now तो उसके लिए मेरा आपको सजेशन ये है कि जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएं, तो सबसे पहले वह सारे डॉक्यूमेंट आप गजेटेड अफसर से या ना हो तो आप नोटरी वालों से उसको अटेस्ट करा के रख लीजिए, नॉट फोटोकॉपी, ठीक है ना, अटेस्टेड करा के, ठीक है। तो ये मेरा बेहतर सजेशन है। दूसरा, कभी फिर जो अगर आपकी दुबई में है, अमेरिका में है, तो 100% आपको प्रोवेट लेना पड़ेगा। उस बिल के बेस पे दुबई में एक्चुअली बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, अमेरिका में भी नहीं होगी और कंट्री में भी नहीं होगी। तो जब कोई कोर्ट प्रोवेट आपको देता है, उसके बाद एक एंसिलरी प्रोवेट वहां का कोर्ट देता है, तब ट्रांसफर होती है। बट ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन कोर्ट, द अदर कोर्ट इज आल्सो गोइंग टू गिव द एंसिलरी प्रोवेट। तो ये जो है पूरा मेरा इसमें बस बहुत मैंने एलोबरेटली आपको बता दिया। और इसके बाद यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर। और अच्छा हाँ, इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, मैंने 2 फॉर्मेट बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I think this format is visible to all, sir. Yes, sir. It's very much visible. Visible. Actually, I'm going to supply 2 format to you. Okay. One is the simple format, another not simple but actually detailed. Okay. अब जैसे ये बिल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जहां आपको नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी एज लिखनी है, रिलीजन आपका क्या है, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं या जैन है, सिख है, वो लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है। प्रॉपर्टी की डिटेल मैंने एक्चुअली जैसे आपको दी है, जैसे फ्लैट है या हाउस है तो हाउस नंबर, उसके नाम, मतलब जैसे आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। आप अगर कोई ज्वेलरी देना चाहते हैं तो आप उसका वजन वगैरह लिख सकते हैं, कैश देना चाहते हैं कैश भी आप इन हैंड, ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बट कैश इन हैंड एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज। अच्छा, उसके बाद जो है आपका शेयर है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, जो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने किसको बिल दी है उसकी डिटेल, ठीक है। जैसे आई हियर बाई डिक्लेयर दैट एक्चुअली आई एम गोइंग टू गिव दिस प्रॉपर्टी, कि एक मेरी वाइफ को मिलनी चाहिए, उसके बाद जो है मेरे लड़के को मिलनी चाहिए, और लड़के में डिवाइड या ग्रांड सन है, ठीक है ना। या अगर नोबडी इज लुकिंग आफ्टर टू यू, मतलब अनमैरिड है कोई आपके पास जो केयर टेकर है, आप उसको भी दे सकते हैं, नॉन फैमिली मेंबर। या सपोज मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे हैं अभी कि जैसे ओल्ड एज होम में रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ का एक ट्रस्ट होता है, वहीं पर वो रहते हैं और अल्टीमेटली वो अपनी प्रॉपर्टी ओल्ड एज होम ट्रस्ट को देके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक्चुअली ये मैं आपको, अब इसमें क्या है, ये मेरा अपना है कि इसमें अगर आप फोटो लगा देंगे, जिसको प्रॉपर्टी आपको देनी है, आपको अपनी वाइफ को, अपने सन को, डॉटर को या सर्वेंट को या किसी को, तो उसके आप फोटो लगा के भी अटेस्टेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा प्रॉपर्टी जिसको आप देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारी कंडीशन है कि ऑल थिंग्स, ठीक है। अब इसमें अटेस्टेशन में क्या है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, टेस्टाटेटर का अंगूठा जरूर लिया जाए, हो सके तो 5 हाथ का ही एक्चुअली आप लगवा दीजिए, तो दैट विल रिमेन बेटर फॉर थिंग्स, ठीक है। अच्छा, एक जब ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप बिल लिखें तो ऐसा ना करें कि लास्ट पेज पे साइन आए और कंटेंट्स ऊपर रहे, नो, कुछ लैंग्वेज नीचे भी आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है टेस्टाटेटर के सिग्नेचर हो
और बाकायदा उसका आधार कार्ड नंबर, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। कोशिश ये क्या है, आधार कार्ड वो अपने हाथ से लिखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप एक रिमार्क लिखवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो टेस्टाटेटर है वो कहे कि मैंने इसको बिल को पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है ना, और मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क से विदाउट एनी प्रेशर मैं इसको साइन कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है ना। उसके बाद विटनेस में उसका कंप्लीट एड्रेस हो, उसका आधार कार्ड नंबर हो, ये हो। और उसके बाद जो है, यदि वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं तो उसको ट्रांसलेट करके कोई भी एडवोकेट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बता सकता है। और उसके बाद कहता है आई सर्टिफाइड दैट द टेस्टेटेड बिजनेस हैव साइन इन माय प्रेजेंस। अगर सीए से कराना चाहे तो सीए भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कराना चाहे और डॉक्टर से कराना चाहे डॉक्टर भी कर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे लॉ में ये नहीं लिखा है कि अल्टीमेटली सिग्नेचर कौन कर सकता है, या कोई नोटरी वाला हो वो भी कर सकता है, ठीक है जी। इस तरीके से एक मैंने और भी फॉर्मेट बनाया है, वो बहुत सिंपल है, वो विदाउट फोटोग्राफ्स है। दिस वन, नहीं दिस वन। एक बहुत सिंपल है, दैट इज ओनली 2 पेज, आई विल आल्सो फॉरवर्ड, उसमें विदाउट फोटोग्राफ्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने ये 2 फॉर्मेट में आपको सभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो अपने घर पे भी आराम से बिल बना सकते हैं। अब नाउ इस तरीके से मेरा जो लेक्चर है ऑन दिस bill and provide, that is going to be finished, and over to Miss Deepti. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir. Yes, yes. I think, sir, you have very nicely covered, and we have got few questions Yes, yes. to be Please, answered. In fact, we have got a lot of queries from all our participants. right. So you can also go through the queries from Achha. your end. I'll read them. Chat box, Definitely, it's in chat box. I will take one by one. Yeah, as per your comfort, you please take it. Right. First query is from Mr. Vinay. I'm married since 15 years, but I have Yes. not registered my marriage. So whenever I am a nominee of my husband, like life insurance, PF, will they mandate for marriage certificate as a proof of marriage? देखिए, इसमें मैडम नॉमिनेशन में चाहे प्रोविडेंट फंड में हो, चाहे LIC में हो या बैंक में हो, there is no need to, they cannot legally ask कि you have to produce the marriage certificate, ठीक है। अभी तक तो आई थिंक शायद नो अथॉरिटी इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। पीएफ में भी, ग्रेजुटी में भी आप अपना चॉइस का किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, बैंक में भी अपने चॉइस का नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉमिनेशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नॉमिनेशन के बाद यदि आपने बिल में कोई चेंज किया है तो हमारा कानून ये कहता है कि बिल is going to prevail against the nomination. बैंक में अगर आपने किसी एसके गुप्ता को नॉमिनी बनाया, लेकिन बिल में आपने किसी दूसरे गुप्ता को प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट दे दिया, तो नॉमिनी बैंक जो है वो एज पर द बिल मानेगी, फिर न कि एज पर द बैंक प्रोविजन। नेक्स्ट है from Mr. Vinay, we have before Miss Jyoti's question, how to mention jewelry or ornaments in the will, how to identify them, current value may not be known, purchase bill not available. Yes, yes, like very old correct. jewelry and ornaments, how to make will for that, very important. मैडम आपको एक्चुअली मालूम है इनकम टैक्स लॉ में ये हमारे मनमोहन प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोविजन बनाया था कि पहले जब रेट पड़ती थी ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि वो जो इनकम टैक्स अफसर आते थे तो जो
फैमिली मेंबर थे उनके गोल्ड भी उतरवाते थे, शायद आपको ध्यान होगा। तो अब एक्चुअली इसमें ये प्रोविजन बनाया है कि 500 ग्राम्स फीमेल रख सकती है और 100 ग्राम्स जो है मेल रख सकता है। तो आपको एक्चुअली कभी अगर बिल में देना है तो आप दे सकते हैं, जो भी गोल्ड हो, चाहे मोर देन 500 हो। वो तो जब एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तब इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आएगी, जो भी आएगी। लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो है वो ग्राम में बेहतर रहेगा। ग्राम में ऐसे होता है, जैसे आपने बैंगल्स दिए तो लेडीज बैंगल, उसका डायमेंशन होता ही है 2 इंच के, 2.5 इंच के, इस तरीके से होते हैं। साथ में उसका वेट लिख दे सकते हैं बस, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो जाए। या कोई चेन है या हार है, यू कैन आल्सो गिव। अगर गिन्नी है सोने की तो वो नंबर ऑफ में आ जाएंगे। या चांदी के सिक्के हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। या कोई भगवान की मूर्ति है तो आइडेंटिफाई कर दीजिए कि भाई एक गोल्ड की गणेश जी की या किसी की मूर्ति है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो बेहतर रहेगा। The next question is from Jigisha Lakhani. In High Court, if probate is passed, based on that, property is transferred in society. If Okay. other higher can question judgment to Supreme Court, what will be the effect on that person? देखिए ऐसा है, अगर हाई कोर्ट ने एक बार प्रोवेट दे दिया, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली चाहे सोसाइटी हो या अथॉरिटी हो या रजिस्ट्रार ऑफिस हो, जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर, उसको मानना पड़ेगा। या उस प्रोवेट के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट आए एसएलपी में। बट बिल के केसेस में अधिकतर मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली एक्चुअली वो हाई कोर्ट के जजमेंट को ही अपहेल्ड करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिटिगेशन में जाते नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर सर you can take it सर और further. एक क्वेरी है, एक सेकेंड मैडम, और एक क्वेरी है। आपने जैसे बताया ना कि 500 ग्राम्स फीमेल के पास होता है ज्वेलरी, सो दैट ज्वेलरी you require the bill copy for 500 gram. I can have 1 kg because I have bought it from ancestor. So what will be the condition in that? देखिए प्रॉपर्टी का तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो कहां से इनहेरिट हुई है। बिल में एक्चुअली मैं एक बात आपको और बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि बिल जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की हो सकती है। इनहेरेंट अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अगर उसका टाइटल आपके नाम आ गया है पार्टीशन के बाद, तब तो आप बिल कर सकते हैं। और जो सेल्फ एक्वायर्ड है उसकी तो 100% कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं अगर सर, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ। हाँ, गोल्ड में ऐसा है मैडम, आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा कि ये इनहेरिट है या नहीं है। हाँ, वो तो पोजीशन में होना चाहिए। तो 500 ग्राम्स मैक्सिमम 1 कैन आराम है। से इवन आप एक्चुअली अगर इफ यू आर हैविंग ए 1 kg गोल्ड, यू कैन आल्सो राइट। आपको बिल के थ्रू ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन जो एज पर द इनकम टैक्स जो भी आपको गिफ्ट टैक्स या जो भी देना है वो डेट एक्चुअली अनदर लॉ, ठीक है ना। बिल इस वजह से रिजेक्ट कभी नहीं होगी कि भाई 1 किलो सोना नहीं दे सकता। भाई मेरे पास 1 किलो सोना है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। So the next question is, if there is registered will and another unregistered will of recent date, then will the unregistered will be valid? Unregistered will, by Mr. Deepak Swaroop. देखिए frankly speaking, our law says latest, either registered or unregistered, ठीक है। In fact, in other laws also we have the latest concept. Yes. Yes. How to get the deed register and what are the government fees, by Mr. Yes, Piyush yes. Solanki. Very, very normal. It is depending upon a state to state, and only registration fees 500 to 1000. That's all. So that's I am advising, go for registration of the bill, because actually the registration amount is not depending upon the cost of the property. It is depending upon the document. Now the fingerprints, we have to take on all the pages of the will? नहीं, it is not actually. Basically this is I am telling कि signature in all pages
thumb impression in all page, okay, and जो fingerprints हैं you can take a last page, okay. So actually I am just telling it is going to create a कि भाई वो साउंड माइंड में था, उसने सिग्नेचर भी गए थे, अंगूठे भी लगाए थे, अगर सिग्नेचर में भी कभी वेरी करता है तो वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं या टोटल हाथ के प्रिंट्स हैं वो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा आपके आधार कार्ड से, वहां आपके ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। The next question is it compulsory to register a will in the state or property situated or any other place? Oh yes, yes, very correct. This is a good question. देखिए रजिस्ट्रेशन तो जिस जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी है वहीं होगा, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तहसील वाइज होता है। अगर प्रॉपर्टी मेरी दिल्ली में है तो मैं रजिस्टर्ड जो है बॉम्बे नहीं करा सकता, रजिस्ट्रेशन मेरे को दिल्ली ही कराना पड़ेगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड बिल या सिंपल पेपर पे मैं कहीं बना सकता हूँ या नोटराइज भी कहीं करा सकता हूँ, ठीक है। There are number of questions, sir. हाँ, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. The next is, can you please confirm how to declare a joint will by a couple so that it can be given to survivor either or, and in case of demise of both, given to children? Yes, yes, very good. Actually, I have made this second bill, which I am going to forward to you. Kindly forward to all participants. उसमें बेसिकली इस कंडीशन में बनाई है, जैसे सपोज करो एक हस्बैंड ने अपना प्रॉपर्टी का बिल लिखा कि इन माय एब्सेंस माय वाइफ विल बी एंटाइटल्ड टू गेट दिस प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ माय वाइफ माय टू सन विल बी एंटाइटल्ड टू ऑल प्रॉपर्टी. So this is a conditional bill, but actually you can also make such condition in the bill. Okay. The next question is from Rani Radhakrishnan, is that do you have to make separate will as a husband, wife, or a joint will of either or survivor? Yes, very good. देखिए, अगर property joint, if you have purchased joint property, okay, so what is going on? Husband wife actually अगर नहीं करना चाहते हैं, बोले मान लो सपोज करो वाइफ तो करना चाहती है बिल, हस्बैंड का मैं नहीं करना चाहता, ठीक है ना, तो एक्चुअली यू कैन आल्सो डू 50% ऑफ शेयर इन द बिल. लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे फ्लैट है बॉम्बे में, दिल्ली में, उसका हाफ पोर्शन अगर बिल किया जाएगा तो उसमें डिवाइडेशन हो ही नहीं पाता है, वो फिर अल्टीमेटली डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है. वो प्रॉपर्टी या तो सेल होती है या फिर एक्चुअली उसकी रेट फिक्स होकर आइदर डिवाइड हो जाती है. तो अगर ज्वाइंट है तो हाफ प्रॉपर्टी की बिल हो सकती है, और अगर ज्वाइंट है तो वो बिल ज्वाइंट ही करना अच्छा रहता है. So the next question is about demat shares. That is about demat shares. If nomination is done in demat account, but will has different name for beneficiary, who will get the shares? 100% whatever the bill that person has written, because the bill is going to override the nomination. Okay, so that settled law hai. Okay, Settled law demat hai. account nomination will get override by the name written in the will. Great. If will is registered, on what grounds the will is challenged, what best testator can do to avoid such litigations? Yes, very correct. देखिए, And also one more, also sir, why probate is mandatory if will is already registered? okay, very correct. देखिए, अगर बिल रजिस्टर्ड है तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी पड़ सकती है. जैसे फ्लैट है, मैंने फ्लैट का बिल कर दिया अपने लड़के को, तो नॉर्मली जो अक्रॉस द कंट्री आज की डेट में ये प्रैक्टिस है कि वो एक्चुअली फ्लैट को ट्रांसफर ही नहीं कराते. वो बिल उनके फादर, प्रॉपर्टी फादर के नाम से गवर्नमेंट में चल, लेकिन जिस समय आप गवर्नमेंट में वो बिल फाइल करेंगे ट्रांसफर कराने के लिए, तो हो सकता है वो प्रोवेट मांग ले, ठीक है ना, आपसे ये प्रोवेट लाइए कोर्ट से.
क्योंकि नॉर्मली जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है या और भी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो हमेशा ये मांगती है कि आप प्रोवेट लाइए जी, हम बगैर प्रोवेट के नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आज उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, कल उनका कोई दूसरा लीगल हेयर वहां पर आके शोर मचाया कि नहीं मेरे पास भी बिल है, ठीक है। तो 99% मैंने देखा है कि हर आज की डेट में गवर्नमेंट अथॉरिटी आपसे ये जरूर मांगेगी प्रोवेट लेके आइए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन बीच में मेरा रीड करने में आया था कि प्रोबेट का एग्जैक्ट थोड़ा बता दीजिए, कई पार्टिसिपेंट्स इसका मीनिंग। हाँ, मीनिंग ऐसा होता है, हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टाटेटर, ठीक है ना, तो वो बिल एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी वैल्यू, वहां आपको प्रोवेट मिलेगा, ठीक है। ये है वो, दैट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट और द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरीज, ये है। थैंक यू सर, वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली यूजिंग दिस टर्म, तो इसका एक बेसिक मीनिंग सभी के लिए जानना जरूरी मेरे था। प्रेजेंटेशन में भी मैंने इसको हाँ, एलोबरेटली मेंशन किया है। आप यस सर, जो मेरा पीपीटी है वो भी फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है श्योर, कि ये पीपीटी जब आदमी दोबारा से इसको देखेगा तो उसको डेफिनेटली है। और प्रोवेट लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वकीली एंगेज करना पड़े, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रोवेट के लिए एक मैं आपको और बता सकता हूं, प्रोवेट की एप्लीकेशन बहुत लंबी नहीं बनती है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सच एंड सच, उसके बाद जो है डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, प्रोवेट लगा दीजिए, और जो जिन्होंने अटेस्टेशन किया है उनका एफिडेविट लगा दीजिए, ठीक है। और बहुत जल्दी हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर उसके बाद क्या आता है, जब एफिडेविट आ जाता है विटनेसेस का, तो केवल जज क्रॉस एग्जामिनेशन करता है उसमें, नथिंग एल्स, पार्टी नहीं करती, ठीक है। The next question is from Mr. Atul. What is the time limit in which the beneficiary can claim his contribution from the executor? देखिए जी, मींस क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं, मतलब क्या बिल कब एग्जीक्यूट करानी चाहिए, उसका टाइम पीरियड। हाँ देखिए, हमारे लॉ में कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, बट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। The next question is it compulsory to register a will in the state of property situated, or yeah, this we have taken. The next is, can you please confirm how to declare a joint will by a couple so that it can be given to survivor? Either it is, this question is repeated by Mr. B Singh. There are now there are 3 to 4 मैंने questions इसका from. जवाब तो दे दिया है, ठीक है ना। Yes sir. हाँ, In the मतलब absence, जैसे नॉर्मली कंडीशनल बिल क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि वाइफ अपनी जब प्रॉपर्टी लिखती है, उसकी एक्सक्लूसिव अगर उसकी एक्वायर्ड है, तो वो कहती है कि फर्स्ट माय हस्बैंड इज विल बी लायबल टू ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है ना। और आफ्टर द डेथ ऑफ माय हस्बैंड, माय बोथ सन और द डॉटर विल बी, उनको दे दिया जाएगा। अब जब हस्बैंड लिखता है तो वो वाइफ को देता है और उसके, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ को दे या वाइफ हस्बैंड को दे, डायरेक्ट अपने बच्चों को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशनल बिल हो सकती है। जो दूसरा फॉर्मेट है वो मैंने इसी पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है। so a very important questions has been asked by Mr. B Singh. Let me take them one by one. It's the, in the absence of any will, how the immovable property will be transferred. And the second question is, in case of only one child, making of will is necessary or not? देखिए, The third, राइट, एक एक करके क्वेश्चन आप पूछे। एक तो पहले हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, हाँ जी, बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर लैंड हो, अर्बन हो, प्रॉपर्टी हो, दोनों को दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन ऑफ द फाइल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपने देखा होगा मैडम कि मैंने एक फ्लैट खरीदा और रजिस्ट्रेशन शुल्क दे दिया, लेकिन मैंने उस फ्लैट को ट्रांसफर नहीं कराया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, या सोसाइटी में जो होता है ट्रांसफर। तो
दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। में जब आप जाएंगे तो आपको ओरिजिनल विल वहां फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो म्यूटेशन का जो भी आपका फीस है वो लगेगी, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड का होता है। एग्रीकल्चर लैंड दो तरीके से ट्रांसफर होती है, बाय वर्च्यू ऑफ द सक्सेशन लॉ, ठीक है ना, एंड सेकंड एक्चुअली बाय वर्च्यू ऑफ द दिस ट्रांसफर, अगर खरीदना बेचना है, एंड थर्ड वन इज दिस बाय वे ऑफ बिल। तो आपको बिल में तहसील में जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तहसील में जमा करने के बाद जो है फिर वो ऑर्डर निकालेंगे और आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो बेनिफिशियरी है उनके नाम ट्रांसफर कर दें। Okay. The next question: in case of only one child, making of will is necessary or not? नॉट नेसेसरी। Okay. लेकिन हाँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी मैडम। जब वो ट्रांसफर करने जाएगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वन चाइल्ड है, फिर उसको पूरा फैमिली का ट्री बनाना पड़ता है, उसके कितने हैं, मदर अलाइव है नहीं है, ठीक है। इसलिए बिल एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर एक चाइल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि बिल जो है ना करे, वो सक्सेशन में फंस जाएगा प्रॉपर्टी। Make it simple and have the will. डेफिनेटली। The next question: in absence of will, who will be the legal heir? How the property can be transferred to those legal heirs? As per the Hindu Succession Act 1956, Can beneficiary be executor? नो, नहीं, बेनिफिशियरी एक्चुअली एग्जीक्यूटर इसलिए नहीं हो सकता। देखिए, बिल में एक्चुअली एक पार्टी होती है टेस्टाटेटर। बेनिफिशियरीज तो एग्जीक्यूट कहां से कर देगा? उसके पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है तो वो टेस्टाटेटर हो जाएगा। मतलब मेरा एक्चुअली मानना यह है कि बेनिफिशियरीज के ना तो अटेस्टेशन ऑफ सिग्नेचर होंगे। जैसे सपोज करो मैंने अपनी वाइफ को बिल की, तो वाइफ जो है मेरे सिग्नेचर अटेस्ट नहीं कर सकती। इवन एक मैंने और इसमें पोजीशन ऑफ लॉ क्लियर की है कि नॉन फैमिली मेंबर विटनेस होने चाहिए। Okay. So the same witness से related sir next question है कि how by Mr. Sudhir Mehta ji कि how to convince doctor for being witness if he does not agree to be witness, what is the risk from witness side? What is the alternative? I am not able to understand your question. आप जिसने बनाया उसको काइंडली आस्क। Hello. Yes sir. How to convince doctor for being the witness as we have mentioned it. अच्छा, डॉक्टर को हाँ। कैसे हम कन्विंस करें कि आप हम पे विटनेस बन जाइए? If he does not agree to be witness, Okay, and very because correct, very doctors correct. say कि Yes, there are very lot of correct. risk involved. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि What is डॉक्टर the कभी कहते हैं हम विटनेस नहीं बनेंगे। तो व्हाट एक्चुअली आई कैन एडवाइज इन दैट कंडीशन, जैसे मैं बिल करना चाहता हूं मैडम, ठीक है ना, और मैं अपने को ये भी प्रूव करना चाहता हूं कि मैं एक्चुअली आई एम हैविंग ए साउंड माइंड, ठीक है ना, आई कैन गो टू द डॉक्टर, ओके, एंड टेक ए सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम ऑन दैट डे, द डे आई एम गोइंग टू साइन द बिल, ओके। वो एक्चुअली ये वेरीफाई कर देगा कि एक्चुअली ये बिल कर रहे हैं और मैंने इनको परीक्षण किया है और इनका मतलब बिल्कुल साउंड माइंड है। वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट इशू करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। इफ ही इज गोइंग टू साइन दैट मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, यू कैन आल्सो मेक दैट डॉक्यूमेंट एज ए पार्ट ऑफ बिल, ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल आई हैव टेकन ए certificate from the doctor that I am a healthy, I am having a sound mind. Okay. The next question is, sir, I think this question is, while making will, if he held shares, say 1 lakh rupees, but on death shareholdings differ, then what will be the situation like? Sir, I think it's on the date of death which we will be considered as date of bill. I was having a holding share of 1 lakh rupees. ठीक है ना, but actually after a year or 2 years I have already sold that share, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, हो सकता है ऐड भी हो जाए। तो इसलिए हम कभी कभी विल में कि ऑल माय शेयर्स, अगर आइडेंटिफिकेशन आप शेयर का लिखते हैं तो
And thereafter you can also say, thereafter if I will purchase any share of any company or sale of that, all things will be transferred in the name of such and such person. Okay. Okay. And the next question is, what happens in case of unmarried woman if she doesn't make a will? She has a mother and 2 brothers. This is from Miss वो तो हिंदू Navdeep लॉ, Kaur. हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं, बिल एंड नो बिल। बिल मींस जो वो लिख के गया है उस हिसाब से ट्रांसफर होगी, एंड नो बिल मींस एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो लिखा है उस हिसाब से डिवाइड होगी। दैट्स ऑल। On the basis, same question is something related with this. If nominee is different from the beneficiary in will, how things will move forward? I think beneficiary will get the 100%। money. Yes. Okay. Is there any time limit to disclose to the family members after the death of testator? देखिए एक्चुअली टाइम तो नहीं है उसमें, लेकिन एग्जीक्यूटेड, अगर उसने एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रखा है, जैसे एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी फैमिली मेंबर को, तो एक्चुअली बेसिकली उसी दिन उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बिल को। और वैसे हमारी नॉर्मली जो एडवाइस ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर इमीडिएटली विद इन 6 मंथ आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए प्रोसेस करना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही एक्चुअली डाउटफुल हो जाता है। और Right. प्रोविडेंट लेने में एक्चुअली कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा फीस जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है मैडम, बस। बाकी अदरवाइज और स्टेट में इतनी फीस नहीं है प्रोविडेंट लेने में। ठीक है, There's a normal, this happens in most of the families, ki husband makes the wife as the beneficiary and then wife dies. ओके। Then both the children are beneficiary, like they, after death of wife, both children will become the beneficiary automatically. ऑटोमेटिकली, Yes. Okay. This question was asked by Mr. Anand Thakkar. यस यस। And the next question is, what happens if jewelry mentioned in is sold by the testator and no longer available? Is it compulsory to change the will again? हाँ, यस, आई विल लेट। देखिए ऐसा है, if any testator, any person has done the bill, executed the bill, it does not mean he cannot sell the property. During the lifetime he can sell, he can mortgage, nothing, क्योंकि बिल के बेस पर ऐसा नहीं है बैंक ये कह देगा आपने बिल कर रखी है तो हम मॉर्गेज नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल भी कर रखी है, उसके बाद अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसकी नॉलेज में है कि बिल कर रखी है, does not have any impact, क्योंकि बिल का जो इफेक्ट आएगा वो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन आता है। ठीक है, Okay. इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। That means will लिखने से हाँ, एक चीज the है, person, एक क्वेश्चन का मैं जवाब देना, अगर सपोज करो बिल आपने की है और उसमें कोई नाम का बाय द वे एरर हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका, अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, अनरजिस्टर्ड को तो यह है कि आप उसको फाड़ दें बिल और दूसरी बना दें। रजिस्टर्ड में क्या होता है, फिर आपको एक कोडोसिल बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन और चेंज इन द बिल। लेकिन उसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर रजिस्टर्ड बिल है तो कोडोसिल भी रजिस्टर्ड होगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, अनरजिस्टर्ड कोडोसिल बन सकता है। ठीक है, प्रोसीजर वही है कि उस पर भी 2 विटनेस के साइन हो, अटेस्टेशन। the next question is from Ms. Rani Radhakrishnan. Nominees are made as a matter of convenience. So can we say in the will that the amount should be equally distributed among the kids? देखिए, anybody he can write anything in the bill, but it should not be against the law. Right. That's all. Yes. And whatever. जैसे मैं आपको एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर मेरे लड़के ने एक्स लड़की से शादी की तो ये बिल नहीं मानी जाए।
या it can be a condition. हाँ, तो एक्चुअली ऐसी कंडीशन नॉर्मली एक्चुअली अगर है तो वो बिल इनवैलिड ही मानी जाती है। और एक और है कि यदि किसी आदमी को सपोज करो जेल हो गई है, मतलब पनिशमेंट हो गया, तो बिल नहीं कर सकता। Do we need NOC from nominee if beneficiary in will is different? No, 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 objection no, no, no. certificate. No. मैडम फ्लैट मेरे नाम है, ठीक है ना, तो मैं किससे नो ऑब्जेक्शन लूंगा बताइए? Yes. प्रॉपर्टी मेरे पास है, गोल्ड मेरे पास है, शेयर मेरे नाम है, एग्रीकल्चर लैंड मेरे पास है, मैं नो ऑब्जेक्शन बेनिफिशियरी थोड़ी लेना है। In fact, succession certificate is also not required if proper will is made. नो, नॉट नीडेड, 100%। हाँ, अगर कोर्ट में बिल चैलेंज होती है और वो इनवैलिड डिक्लेयर की जाती है, तब सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। And the very interesting question, that is, what if beneficiary is not ready to take his contribution? बेनिफिशियरी इज नॉट टेकिंग, Not ready to take his contribution. He don't want his. अच्छा, उसको जो बिल में दे गए हैं वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक, देन व्हाट विल हैपन, दिस बिल इज इनवैलिड, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना प्रोविट लेगा, और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जो है बाय वे ऑफ दैट सक्सेशन ट्रांसफर होगी। Okay. Then अगर succession वो will. हाँ, सक्सेशन जब मैडम सक्सेशन का प्रोसीजर ये है, ये सपोज करो मैंने सक्सेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अप्लाई किया, ओके, देन ही इज गोइंग टू मेक द लिस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करता है एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ कि इतना पोर्शन इसमें जाएगा। अब सपोज करो जिसका पोर्शन जा रहा है वो कोर्ट में ये एफिडेविट देता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दिस, आइदर यू फर्दर डिवाइड दिस other beneficiary, I am not interested, then it can be divided, ठीक है। और बिल में अगर कोई बेनिफिशियरी एग्जीक्यूट नहीं कराता है तो प्रॉपर्टी तो फिर 100% एज पर द सक्सेशन में ही जाएगी वो। So next question, if business share is given to someone in the will banks are still required to see and tally it to what was mentioned in the partnership deed? I think there's no tally of this is required. पार्टनरशिप अगर किसी बिजनेस इंटरेस्ट है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप की आइडेंटिटी लिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा और उसमें बताएगा कि मेरा 50% का शेयर है इस पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप फॉर्म में, मैं आफ्टर माय डेथ दिस 50% विल गो टू माय सन। बट कंपनी ट्रांसफर नहीं हो सकती बाय वे ऑफ बिल। जैसे मान लो सपोज करो वो कह रहे रिलायंस कंपनी का मैं बिल बना के दे देता हूं, आप ट्रांसफर करा लो, नो, ठीक है, उसमें शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं बस, बिल में शेयर लिखे जा सकते हैं बस। The next question from Mr. Shankar Tekchand is that, sir, where should that will be securely kept or deposited? What additional precautions are required? I have come across a case where the will was not traceable after the death. यस यस, देखिए शुरू में मिस्टर राजेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, रजिस्टर्ड बिल हो। रजिस्टर्ड बिल में क्या है कि यू कैन टेक ए सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, हर एक इंडिया में हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं। अब सपोज करो अनरजिस्टर्ड बिल है तो उसका एक्चुअली तरकीब ये है कि जो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है या तो उनके साथ रखो, ठीक है, या फिर बिल जो है एक्चुअली अटेस्टेशन करा के रखो, क्योंकि अगर बिल गुम हो गई और नहीं मिली तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, फिर वो सक्सेशन के थ्रू ट्रांसफर होगी। So the next question, do we need to mention the bank account details, account numbers, share account numbers, companies, FD, बेटर company यही FD होगा details कि अगर आप in the बैंक will? के अकाउंट नंबर लिखते हैं, अदरवाइज आप अगर ये लिखते हैं कि मेरे बैंक का स्टेट बैंक में जो मेरा अकाउंट है, अगर आप अकाउंट नंबर नहीं लिखते हैं तब भी एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली लिखते हैं कि मेरा ये बैंक अकाउंट है, उसका नंबर इतना है और आज की डेट में ये बैलेंस है, लेकिन जो भी बैलेंस आफ्टर माय डेथ होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द, तो हो सकता है जिस समय बिल बनाई हो उसमें 2 करोड़ रुपया हो, लेकिन धीरे धीरे वो 1.5 करोड़ रह जाए या 1 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, ठीक है ना, तो डेट अगर बैंक में डिटेल है तो ट्रांसफर हो जाएगा आराम से पैसा।
The next question from Ms. Geeta Suri, it's regarding minor. Is it necessary to writing the name of guardian while writing name of minor as beneficiary? In the case Definitely, of बिल में yes. लिखना पड़ता है. अगर बिल कोई माइनर के लिए आप कर रहे हैं तो उसका आपको गार्जियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा. गार्जियन बट द मेन वो माइनर का भी एज लिमिट रहता है ना कि आफ्टर पर्टिकुलर एज माइनर विल लेस बी देन 18 ट्रीटेड एज ए माइनर. yes yes no suppose there are cases when guardians starting में तो ठीक रहता है बाद में वो they try to take away the property and not allow that minor तो ऐसा कुछ नो इस situation में कुछ एक्चुअली माइनर को प्रॉपर्टी देनी है तो उसमें सिंपल पेपर पे बिल एग्जीक्यूट होना मुश्किल हो जाता है और रजिस्टर्ड हो क्योंकि माइनर को तो बेचारे को मालूम नहीं है अगर उसका थोड़ा सा भी डिसऑनेस्टी क्रिएट होगी ना वो फाड़ फूड़ के खत्म कर देगा उसको बिल में. The next question from Mr. Ashutosh is how to register a bill if the property is in abroad in the case of property in abroad. अच्छा Hmm. देखिए प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मैडम बिल का डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है. Document. और एक चीज मैं आपको बताऊं रजिस्ट्रार भी ये नहीं पूछ सकता है कि आपने क्या क्या लिख दिया इसमें. नो एक मैंने आपको मैडम जजमेंट भी रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट का. विटनेस को या रजिस्ट्रार को एक्चुअली दे शुड नॉट नो व्हाट इज रिटन इन द बिल. तो आप जो प्रॉपर्टी दुबई में है अमेरिका में है उसका आइडेंटिफिकेशन देके आप यू कैन आल्सो डू बिल. लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री की जितनी प्रॉपर्टी है विदाउट टेकिंग ए प्रोवेट इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्टर्ड विल. कोर्ट जो हमारे हिंदुस्तान से कोर्ट का जो ऑर्डर जाता है उसके बाद दैट इज कॉल्ड और फिर एक एंसिलरी प्रोवेट उस कंट्री से मिलता है उसके बाद ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी. Great enlightening words you have told. If grandfather expired without will, then legal heirs will include grandchildren in which ratio? नहीं मैडम एक्चुअली Grandchildren will not be नहीं included. देखिए दो कंसेप्ट हैं. बिल अगर नहीं है तो एज पर द सक्सेशन एक्ट ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी. दैट्स ऑल. Their first children also like their son, daughter also जो for भी होगा. succession will. हाँ Will नहीं है तो succession के through के- ही जाना है. ट्रांसफर होगा. Which section states that will which is not registered but still legal? Please mention the section in which it is mentioned. देखिए जो बिल हमारा जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना उसमें दैट इज वेरी क्लियर स्पेसिफिकली मेंशन नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिल. Transfer of Property Act. Yes. From there, the person can refer to his get the answer of this query. Yes. Is it compulsory for executor of the will to get it executed, or if he ignores his duty, what will happen? What will happen if executor ignores his? जो टेस्टाटेटर है उसने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है एग्जीक्यूटर की टू एग्जीक्यूट दिस बिल. After the death of that person, the procedure is like this: the executor is going to submit that bill before the court for taking a probate in favor of the beneficiaries. क्योंकि जो टेस्टाटेटर है उसने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है एग्जीक्यूटर के इस बिल को एग्जीक्यूट करे. ठीक. Okay, the next is अगर can that एग्जीक्यूटर की डेथ हो जाती है तो इट डज नॉट मीन्स के वो बिल एग्जीक्यूट नहीं होगी. फिर जो बेनिफिशियरीज हैं वो दे कैन आल्सो डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट बाय सेइंग दैट द एग्जीक्यूटर ऑफ दिस बिल इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, ही इज गोइंग टू सबमिट द बिल. ओके, देन कोर्ट इज ट्रीटेड एज ए एग्जीक्यूटर ऑफ दैट बिल. the
Next question, can the testator ask the executor to disclose after a certain time period of the beneficiaries? Again, kindly speak, madam. Can the testator Yes. ask the executor to disclose after a certain period of time to the beneficiaries? Yes, Like, very correct. yes. He can also mention for the executor that after my death, you are liable to execute the bill after 3 months. ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसा कोई लिखता नहीं है, मेरे अभी नॉलेज में नहीं आया है, ठीक है ना, बट जैसी डेथ हो जाती है तो नॉर्मली एक्चुअली बिल पढ़ के सुनाई जाती है, ठीक है, कि ये, और नॉर्मली एक्चुअली जहां तक मेरा है अपना, जिस दिन ये पकड़ रस्मी वगैरह होती है ना, ये डेथ तेरहवीं वगैरह होती है या पगड़ी होती है, नॉर्मली एक्चुअली हमारे यहाँ एक्चुअली जो दिल्ली में सिस्टम है वो बताते हैं कि ये जो थे अपने जीवन में एक बिल करके गए हैं जो पब्लिक होती है उनको, और अपनी सारी प्रॉपर्टी को इनको देके गए हैं, ठीक है ना, हम उसके बेस पर जो है अब ये प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार ये होंगे, इस बिजनेस के उत्तराधिकारी ये होंगे, ठीक है ना। नॉर्मली मैंने बहुत सारा देखा है, जब हम लोग जाते हैं तो बिल पढ़ के सुनाई जाती है। In many other parts of country, sir, it is very difficult, and every family got its own complications are there. With respect प्रॉपर्टी to में this. बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा complications है, sir. बहुत ज्यादा। And sir, we have 33 more questions from our participants. Time is going to over only. Yes, I'll just randomly will be able to take two to three more questions. Madam, this is a very important subject, frankly speaking. Okay, why I'm saying क्योंकि every person is having a property. Okay, wealth अपना, और अच्छा हमारे जीवन में क्या है कि भगवान ने एक बनाया है कि जिस समय आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, वो मतलब प्रॉपर्टी लेके आता है, और जिस समय जाता है तो वो इस तरीके से जाता है और सारी प्रॉपर्टी यहीं छोड़ के। अब एक्चुअली क्या है, सबकी लाइफ अनसर्टेन हो गई है इसमें, ठीक है। Yes, sir. तो बिल बनाना एक्चुअली आप घर पे बना के रख सकते हो, बट उसका ये है कि ये पता होना चाहिए फैमिली को कि हमारी बिल हमारे पापा ने बनाई है और वो यहाँ रखी हुई है, दैट्स ऑल। अपने भाई को ही प्रॉपर्टी किराए पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% मैं आपको बताऊं। आप एक्चुअली व्हाट लालच कहाँ आ जाता है कि जैसे मान लो मैंने प्रॉपर्टी 2 साल के लिए रेंट पे दी कोई, उसके बाद ऐसे वो एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा ली, 10 रुपए गए वकील साहब पास, जैसे नॉर्मली बैठे रहते हैं डीड राइटर, और साइन कर दिए, दैट इज ए इनवैलिड डॉक्यूमेंट, you cannot challenge before court of law until or unless that document is registered before the registrar by giving a registration fees, then that agreement is being enforced by the court of law, और वो 100% आपको वोकेशन के ऑर्डर देगा, बोले ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, आपको 2 साल के लिए दिया था, you have to vacate the house immediately. एंड सुधीर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेशन, ये आइडिया और जो आपका स्पिरिट है टू स्प्रेड द नॉलेज, टू स्प्रेड द लीगल नॉलेज, जो लॉ, इंडियन लॉ ने जो भी लॉज है उसको आप, चाहे वो लेबर लॉ हो, पॉश एक्ट हो, देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स जिसपे सर काफी ऑल ओवर इंडिया स्पीच, वेबिनार्स, पहले सेमिनार्स लेते हैं, एंड हिज डिलीवरी इज सो मोटिवेटिंग एंड सिंपल। इतना कॉम्प्लिकेटेड आप कोई सा भी लॉ ले लीजिए सर के साथ, सर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड लॉ को एज अ लेमैन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इतना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हैं कि दैट पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ गेट फुलफिल्ड, बिकॉज इट रीच आउट टू द पीपल, कॉमन मैन तक वो चीज पहुंच जाती है। So with all these words, I spread my heartiest vote of thanks to Sudhir sir and all the people who were involved in this webinar. So here we end our today's session. Anything else required from you, sir? File की है. That problem is coming across the country in respect of the Aadhaar should be linked with the Provident Fund members.
that is very, very difficult for the unorganized labor or the migratory labor. So because of that reason, yesterday I have filed, and I'm very much hopeful. Actually, Tuesday I will get a stay order against the government. Very nice, sir. I have received I have that forwarded message. that writ. Yes, I have received that message, and really, very, very good work, sir is doing. Highly appreciable. Or yes, sir, your feeling of doing for serving the people is great, and we salute you. And may you have many more years of working. आप इसी energy के साथ हमें knowledge share करते रहिए और हमें सब enlighten कीजिए और benefit कीजिए to maximum people. Thank you very much. Thank you. Thank you. So here we end our today's session. Thank you all participants. Stay tuned, stay safe, stay at home. Thank you.